अब हम लोग बात करेंगे रिएक्टिव पावर की। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आपको पता होगी। डेफिनेशन मैंने लिखी है, द पावर विच इज यूज्ड टू क्रिएट अ मैग्नेटिक पाथ इनसाइड एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक पाथ क्रिएट करने के लिए जो पावर यूज हो रहा है, जितने पावर की जरूरत है, उस पावर को क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टिव पावर बोलते हैं। हमारे बॉडी वाले एग्जांपल में क्या था? हमें सोते जब हम लोग सो रहे थे, तब हमारी बॉडी क्या ले रही थी? रिएक्टिव पावर ले रही थी। मतलब क्या ले रही थी? एनर्जी स्टोर कर रही थी। और स्टोरेज कंपोनेंट कौन से हैं? या तो इंडक्टर या फिर हमारे कैपेसिटर। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग यहां पर फॉर्मूले की। तो सिंगल फेज VI sin phi ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 3 फेज में 3 टाइम्स कर दीजिए, या फिर √3 VL IL sin phi कर दीजिए। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं रखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब मैं रिएक्टिव पावर पूछता हूं तो उनका आंसर होता है सर VI sin phi। फॉर्मूला आपको नहीं बोलना है इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर अगर रिएक्टिव पावर या एक्टिव पावर पूछ रहा है, इसका मतलब आपको बोनस दे रहा है। आपके हाथ में अब इंटरव्यू किसे ले जाना है, किधर ले जाना है। ठीक है, पता चले आपने बोल दिया फॉर्मूला, तो उसने फॉर्मूला सुनने के लिए नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू से आते हैं और बोलते हैं हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, हमसे फैराडे लॉ पूछा, ओम्स लॉ पूछा, एक्टिव पावर पूछा, रिएक्टिव पावर, हमने सब जवाब दे दिया और हम बाहर आ गए। बट क्या होता है जब इंटरव्यूअर इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, फैराडे बताइए, रिएक्टिव पावर बताइए, तब आपसे फॉर्मूला नहीं जान रहा है, फॉर्मूला नहीं जानना चाहता आपको। आप फॉर्मूला लिखे हो, आप फॉर्मूला अगर जानते हो तभी तो आप रिटन एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू दे रहे हो। वो दे डू नॉट वांट एनी फॉर्मूला, वो चाहते हैं कि आप उस टॉपिक के बारे में, फैराडे लॉ हो, ओम्स लॉ हो, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, इनके बारे में परफेक्ट एनालॉजी रिप्रेजेंट करो, फिजिकल सेंस उसका रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो इंटरव्यू में जिस तरह अपने कॉलेज में मत करना, कॉलेज में जो आपके कॉलेज में वाइवा वगैरह होते हैं, वहां पर आप आंसर उतना ही ऐसा ही दीजिएगा जो सामने वाला जैसा हो। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा आंसर कई बार इस तरह के इंटरव्यू हमारे कॉलेज वाइवा या फिर हम लोग जो लोकल कहीं पे जॉब इंटरव्यू वगैरह होते हैं लोकल बॉडीज के, तो वहां पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बाकी बात में बीच बीच में बताते रहूंगा इंटरव्यू में कौन सा जवाब कैसे देना है। चलिए समझते हैं हम लोग रिएक्टिव पावर को। तो रिएक्टिव पावर जिस तरीके से मैंने बताया कि अगले दिन अगर सुबह उठ के आपको कोई काम करना है या कोई एक्टिव वर्क करना है, तो उसके लिए रात भर आपको क्या करना पड़ेगा? एक अच्छी नींद लेना पड़ेगा। एक अच्छी नींद का मतलब है, मान लीजिए नींद कम हुई, मान लीजिए 6 घंटे की नींद की आपको जरूरत है और आपने 3 घंटे की नींद ली, तो क्या सुबह अच्छे से वर्क कर पाएंगे? एक्टिव पावर पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब प्रॉपर नींद अच्छी है, इसका मतलब आप में रिएक्टिव पावर अच्छा है। रिएक्टिव पावर अच्छा होगा तो एक्टिव पावर में अच्छा रिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग नंबर 1 ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर अभी आप पढ़ भी रहे होंगे और मैंने बहुत डिटेल में ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा हूं, मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में यहां पर हम लोगों ने देखा है कि ट्रांसफार्मर में अगर मुझे एनर्जी कन्वर्जन करना है, तो ट्रांसफार्मर में एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है? ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होता है, इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और मुझे एक चीज बताइए, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वहां पे? जब मशीन में पढ़ा रहा हूं तो व्हाट इज मशीन? मशीन ऐसा है, एक ऐसा डिवाइस बोल सकते हैं हम लोग जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म में कन्वर्ट करे। 3 इडियट्स वाली डेफिनेशन को नहीं बोल दीजिएगा। थ्रू, ठीक है, थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। अदरवाइज आपकी जीभ हो या कोई और डिवाइस हो, वो भी मशीन है, बट इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है। ठीक है, तो मैग्नेटिक जो 3 इडियट्स में डेफिनेशन बोली वो गलत बोली है। असल में वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का सेंस होगा तभी इलेक्ट्रिकल मशीन होगा। ठीक है, तो चलिए, तो इलेक्ट्रिकल का मशीन का मतलब है, इलेक्ट्रिकल मशीन का मतलब है कि द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म थ्रू अ मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन का मतलब थ्रू मैग्नेटिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन में इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल से पहले मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होगी। मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? यहां पे फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्म मैग्नेटिक पाथ बोल सकते हैं या फिर मैग्नेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, मैग्नेटिक पाथ या फिर मैग्नेटिक एनर्जी। तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, देन ये मैग्नेटिक एनर्जी
अप्रोप्रिएट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है। मतलब सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन नहीं हो रहा है। नहीं तो आप बहुत सारे जो जब हम लोग नए नए कॉलेज में होते हैं तब मशीन का जब डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसका मतलब मशीन, व्हाट इज मशीन, इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म। बट यहाँ इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल तो कन्वर्ट तो हो ही नहीं रहा, तो ये तो मशीन नहीं है, डिवाइस है, ऐसा लोग क्लेम करते हैं। एक्चुअल में आप डिवाइस और मशीन बोल सकते किसी को भी, ठीक है। आप ये डिपेंड करता है कि डिवाइस आप किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। आप मशीन के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं या बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, तो हम ये अर्थ भी क्या है, एक तरह का डिवाइस है। बट अगर हम अर्थ पे हैं तो, और अगर कोई यूनिवर्स से देख रहा होगा तो अर्थ क्या है, मूविंग है, तो उस तरीके से अलग डेफिनेशन में बोल सकता है। तो डिवाइस और मशीन का इंफॉर्मेशन डिपेंड करेगा कि आप किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज ट्रांसफॉर्मर के स्टैटिक है, इस वजह से इसको हम लोग डिवाइस बोल देते हैं। अदरवाइज बाकी सब जो रोटेटिंग है उनको मशीन बोल देते हैं, और कोई अंतर नहीं, इसको भी मशीन है क्योंकि यहां पर भी एनर्जी का कन्वर्जन है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल। तो हमें कौन से पावर की जरूरत है, ये जो मैग्नेटिक पाथ में जो मैग्नेटाइजेशन एनर्जी जो जा रही है, मैग्नेटिक पाथ सेटअप करने के लिए, कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए जो एनर्जी जा रही है, वो एनर्जी कौन सी हमारी है, वो पावर कौन सा है, रिएक्टिव पावर है। इसका मैं प्रूफ भी दे सकता हूं। क्यों प्रूफ दे सकता हूं, क्योंकि मैंने उधर मशीन में फेजर डायग्राम में आपको पढ़ा चुका हूं। अभी तक मशीन के फेजर डायग्राम आप देख चुके होंगे, किस तरीके से मैंने बताया कि मान लीजिए फेजर डायग्राम है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये फेजर डायग्राम है 5, ये फेजर डायग्राम है 5, आपको मैंने वहां पे पढ़ाया है, फेजर में पढ़ाया है। ये हो गया -E1 इक्वल टू V1, और ये है आई नोट करंट। ये क्या है आपका आई नोट करंट। अब इसके दो कंपोनेंट हुए थे, ये हमारा थीटा नोट करंट है, थीटा नोट करंट, ठीक है। V1 और आई नोट के बीच का एंगल, मतलब नो लोड पावर फैक्टर एंगल। तो यहां से दो कंपोनेंट हुए, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। तो यहां से ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या शो करता है आपको, IW, और ये कंपोनेंट क्या शो करता है आपका IM, मैग्नेटाइजेशन करंट, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटाइजेशन करंट असल में है क्या, मैग्नेटाइजेशन करंट असल में यहां पर I नॉट साइन थीटा नॉट है, I नॉट साइन थीटा नॉट, और IW क्या है आपका I नॉट कॉस थीटा नॉट, कॉस कंपोनेंट है। और मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले नेटवर्क में कि जो कॉस कंपोनेंट है, क्योंकि वोल्टेज के फेजर में ही है, वोल्टेज के फेजर में ही है, अगर इसको मैं V से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन गया, VI नॉट कॉस थीटा, मतलब VI कॉस फाई असल में, ठीक है। VI कॉस फाई मतलब ये क्या बन गया, एक्टिव पावर, क्योंकि वोल्टेज के फेजर में, और ये किसके फेजर में, हमारे फ्लक्स के फेजर में है। मतलब ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टिव करंट भी बोलते हैं, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोलते हैं। इसका जो फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ IM इज टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसमें अगर मैं वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर दूं तो वोल्टेज इन आउट ऑफ फेस ऑफ, या हम बोल सकते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड, यहां पर हम बोल सकते हैं, ये IM नहीं रहेगा, इट इज नो लॉन्गर IM। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, नीचे इसमें क्या बोल दिया हूं कि V इंटू रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट थीटा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI साइन फाई, मतलब कि रिएक्टिव पावर। समझ में आया आपको, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये जो I नॉट है, यहां से जो I नॉट है, इसमें कुछ कंपोनेंट तो आपका कहां चले जाएगा, एक्टिव पावर में, और कुछ कंपोनेंट कहां चले जाएगा, रिएक्टिव पावर में। और वो रिएक्टिव कंपोनेंट क्या करेगा, आपका फ्लक्स, जो भी फ्लक्स सेटअप हो रहा है यहां पर कोर के अंदर, उसको जनरेट करने का काम करेगा। आई बात समझ में, इसी वजह से इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। अब आ रही है बात, पूरा कनेक्टेड है, मशीन पावर सिस्टम में कोई अंतर नहीं है। अब मैं बहुत रिलेट करके पढ़ाऊंगा, दोनों सब्जेक्ट मैंने इसीलिए चूज करे कि दोनों को मैं सिंक्रोनाइज करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिमिलर काइंड के दिखाई देंगे। तो अब बात समझ में आ रही है रिएक्टिव पावर से कैसे मैंने एक ट्रांसफार्मर को रिलेट किया है। तो असल में रिएक्टिव पावर क्या है, मैग्नेटिक पाथ या मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। द पावर विच इज यूज्ड टू क्रिएट अ मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक पाथ, या फिर मैग्नेटिक लूप, जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, इनसाइड एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस। आ रही बात समझ में, मैंने प्रूफ भी करके दिया है। सेम सर्क्यूट अभी हम लोगों ने बनाया था शुरुआत में। तो ये हो जाएगा VI साइन थीटा। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का केस कि इसमें रिएक्टिव पावर का कैसे इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मोटर की, ठीक है। तो यहां पर मेनली मोटर की बात करूंगा। वैसे तो डीसी मोटर के अंदर की साइड में क्या होता है, AC डेवलप होता है, बट मैं डीसी की बात नहीं करके मैं यहां पर बात करूंगा कि जितने भी 85% इस अर्थ पर 85% या 80% जो लोड है वो कौन सा है, इंडक्शन मोटर का है, ठीक है। तो मेनली मेरा फोकस AC मोटर पे रहेगा। तो इंडक्शन मोटर में देखिए थोड़ी देर के लिए होता क्या है, मोटर में अगर मैं बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई,
यहां पर आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई, और यहां पर आपका इसका मैकेनिकल मूवमेंट क्या हो जाएगा, मैकेनिकल आउटपुट। मैकेनिकल आउटपुट मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई के बाद यहां पर मशीन के अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक पाथ सेटअप होगा, जिसको हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। एक मैग्नेटिक पाथ सेटअप होगा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक पाथ। मैग्नेटिक पाथ, मैग्नेटिक पाथ सेटअप होगा। इस मैग्नेटिक पाथ या मैग्नेटिक एनर्जी के सेटअप के बाद ही रिक्वायर्ड चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल आउटपुट जनरेट होता है। इसी वजह से देखना, कोई भी रोटेटिंग मशीन अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अचानक उसका, मान लो 1500 आरपीएम की मशीन है तो अचानक से 1500 आरपीएम नहीं आता है, धीरे 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 आता है, क्योंकि यहां पर ये मैग्नेटिक पाथ सेटअप अप्रोप्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि यहां से यहां तक एनर्जी ट्रांसफर क्योंकि मैकेनिकली हो रही है, तो मैकेनिकल मूवमेंट होने में इट हैव सर्टेन टाइम कांस्टेंट, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। यहां इंस्टेंटेनियस इफेक्ट होगा, दिया तुरंत जनरेट किया तुरंत हो जाएगा, तो मैग्नेटिक पाथ सेटअप तो बहुत तुरंत हो जाएगा, बट ये मैकेनिकल मूवमेंट उतना जल्दी नहीं होता है, धीरे 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 स्पीड राइज अप होते जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले मैग्नेटिक पाथ सेटअप करेगी रोटेटिंग मशीन्स में, देन मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक पाथ सेटअप के लिए जितनी पावर की जरूरत है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है, देखिए ये मैग्नेटिक एनर्जी आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सेम लाइक वाइज यहां पर जो मैग्नेटाइजेशन एनर्जी, जो कोर जो हमारा मैग्नेटाइजिंग एनर्जी है, वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये एनर्जी आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। ये यहां पर कहीं ना कहीं स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में, इसको डिसिपेट या कंज्यूम नहीं बोलेंगे, स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जनरेटर की, तो मोटर में आ गया बात समझ में, जनरेटर की बात करते हैं। सो जनरेटर में अभी तो आप नहीं समझ पाओगे जनरेटर, क्योंकि जब जनरेटर पढ़ोगे तभी अच्छे से समझोगे, बट फिर भी मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि जनरेटर में, ये थोड़ी देर के लिए जनरेटर है यहां पर, और इस जनरेटर में यहां पर होता है फील्ड, जिसको हम लोग एक्साइटेशन बोलते हैं, दैट इज डीसी। डीसी, ठीक है, एक्साइटेशन देते हैं हम लोग। और यहां पे ये जो शाफ्ट है हमारा, ये कहीं ना कहीं टरबाइन से कनेक्टेड होता है, टरबाइन से कनेक्टेड होता है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, या नहीं भी बताया हो तो आप देख लीजिए, यहां से P और Q दोनों ही जनरेट करता है। एक जनरेटर एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर दोनों ही जनरेट करता है। इस वजह से यहां पर एक्टिव पावर इज रिलेटेड टू मैकेनिकल इनपुट, एक्टिव पावर इज रिलेटेड टू मैकेनिकल इनपुट, या आरपीएम बोल सकते हैं, टरबाइन बोल सकते हैं। अभी देखो P एक्सेस किया था तो मैंने क्या किया था, टरबाइन पे प्रेशर आ रहा था, तभी हमारे बॉयलर और जो भी फर्नेस वगैरह सब पे टेम्परेचर राइज अप हो रहा था। इसका मतलब एक्टिव पावर इज रिलेटेड टू मैकेनिकल एंगल, और रिएक्टिव पावर इज रिलेटेड टू कितना एक्साइटेशन हो रहा है, कितना एक्साइटेशन या कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, φF, ठीक है। फील्ड फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका रिएक्टिव पावर कितना जनरेट हो रहा है। इतना डिटेल आप समझ लीजिए, बाकी डिटेल की अभी जरूरत नहीं है। बाकी बाय द टाइम आप जब जनरेटर पढ़ोगे, सेम इस लेक्चर को वापस खोल के देखिएगा तो बड़ी आसानी से आपको इससे समझ में आ जाएगी। तो यहां रिक्वायर्ड फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा डीसी के कारण, यही कंपोनेंट की वजह से हमारा रिएक्टिव पावर जनरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है ट्रांसमिशन लाइन की। तो यहां तक तो कंफर्टेबली आपको समझ में आ जाता है ट्रांसमिशन लाइन में क्या रोल है। पहली चीज देखिए, बाकी सारे डिवाइसेस में क्या लग रहा है हमको, बाकी सारे डिवाइसेस में मेनली यहां पर रोटेटिंग मशीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ रही है हमें। यहां पर भी जरूरत तो पड़ रही है, बट कंपैरेटिवली रोटेटिंग मशीन्स के बराबर की जरूरत नहीं पड़ रही, थोड़े से ही फ्लक्स की जरूरत पड़ रही है, एक बार सेटअप करने के लिए जरूरत पड़ रही है। बट यहां पर रोटेटिंग मशीन में ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। लाइकवाइज यहां पर भी डिपेंड ऑन दी रिएक्टिव पावर का कितना कम ज्यादा है, तो ओवर एक्साइटेशन अंडर एक्साइटेशन वेरी होता है, सब बाद में पढ़ाऊंगा मैं। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, कोई भी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही वन फॉर्म से, ठीक है। यहां पर तो एनर्जी कन्वर्जन के लिए हमें मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए, यहां पर भी एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, और यहां पर भी कहीं ना कहीं एनर्जी कन्वर्जन में हेल्प हो रही है। बट यहां पर ट्रांसमिशन लाइन में कोई एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, यहां पर तो सीधे सीधे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मतलब यहां पर जनरेटर से जब एक्टिव और रिएक्टिव दोनों निकले हैं, तो ये है आपकी ट्रांसमिशन लाइन। थोड़ी देर के लिए इसको मैं ट्रांसमिशन लाइन ले लेता हूं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन ले लेता हूं। तो ट्रांसमिशन लाइन पहले चार्ज होगी, चार्ज या फिर मैग्नेटाइजेशन होगा उसका, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन होगा। पहले क्या होगा आपका, मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब आगे आगे कौन चलेगा, रिएक्टिव पावर, और जहां जहां चार्ज होते जाएगा, जहां जहां मैग्नेटाइजेशन होता जाएगा, उसके बाद उसमें क्या फ्लो होते जाएगा,
एक्टिव पावर फ्लो होते जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन के केस में कि रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर को दिशा दिखाता है। ठीक है, तो यहां पर जहां जहां लाइन को पहले चार्ज या मैग्नेटाइजेशन करना पड़ेगा, तो पहले दोनों निकले हैं तो पहले रिएक्टिव पावर मैग्नेटाइजेशन करता हुआ जाएगा, मैग्नेटाइजेशन करता हुआ जाएगा, वायर को मैग्नेटाइज कर देगा, मैग्नेटाइज मतलब चार्ज करना। ठीक है, उसके बाद ही हमारा एक्टिव पावर फ्लो होते जाएगा। बट इसमें टाइम बहुत ऐसा नहीं होगा पहले रिएक्टिव पावर फ्लो हो गया फिर एक्टिव, समझाने के लिए हुआ, बट साइमल्टेनियसली दोनों ही होंगे, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिएक्टिव पावर थोड़ा सा आगे रहेगा एक्टिव पावर से। ठीक है, अब ऐसा नहीं समझिएगा इसको कि पहले, अभी इतना समझिए सिर्फ, बाय द टाइम आप थोड़ा सा मैच्योर होने लगेंगे, हर लेक्चर दर लेक्चर आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो अभी के लिए ये जान लीजिए कि ट्रांसमिशन लाइन में एक्टिव पावर को डायरेक्शन दिखाता है रिएक्टिव पावर, बस ये बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, मैं अभी यहां पर बोल रहा हूं कि रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर को दिशा दिखाता है, मतलब अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी में तो रिएक्टिव पावर 0 होता है, तो फिर एक्टिव पावर फ्लो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि कोई डायरेक्शन ही नहीं दिखा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, डीसी के केस में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट, मान लीजिए करंट है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट, कोई फेज वगैरह की बात नहीं होती डीसी में, डायरेक्टली वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन पावर होता है और एक ही पावर होता है, वहां पे कोई रिएक्टिव पावर नहीं होता है। तो यहां पर जो करंट है, करंट का इनफेस कंपोनेंट, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, डीसी करंट इटसेल्फ क्रिएट, ये क्या है, इटसेल्फ क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये खुद ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है जितनी इसको जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब चाहे एसी करंट हो चाहे डीसी करंट हो, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास कंडक्टर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगी, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक है, तो डीसी के केस में करंट इटसेल्फ क्रिएट अ रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब आप डीसी का केस लेके कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने यहां पर वो वाला डाउट भी क्लियर कर दिया है, बिना रिएक्टिव पावर के भी यहां पर एक्टिव पावर फ्लो हो सकता है। ठीक है, देखिए असल में हम लोगों ने कहीं देखा नहीं है कि रिएक्टिव पावर ऐसे फ्लो है, एक्टिव पावर, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे समझने के लिए सारी चीजें हम लोगों ने बनाई है कि फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, हो सकता है फ्लक्स किसी ने फाई की जगह कुछ और डिनोट कर देता, बट हमने ही कैसे जाना। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी अपनी एनालॉजी, हमारी इंसानों की या हमारी ह्यूमैनिटी को समझ में आए उस तरीके टर्मिनोलॉजी क्रिएट करी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बता सकता हूं कि रिएक्टिव पावर के अलग अलग फॉर्मेट, अब आई थिंक आपको इनलाइटनमेंट हो रहा होगा, अलग थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये होता है असल में रिएक्टिव पावर। ठीक है, आपकी बॉडी के लिए जो आप सोते हो दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव मोड। ठीक है, तो चलिए अब वन बाय वन इसकी बात करते हैं, इसकी लिमिटेशंस की, कि ग्रेटर देन लेस देन पे इसका क्या रोल होगा। सो रिएक्टिव पावर की जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, VAR शॉर्ट फॉर्म में वॉर के नाम से जानते हैं, VAR, वोल्ट, ए फॉर एम्पेयर और आर फॉर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, वोल्ट V एम्पेयर करंट और रिएक्टिव मतलब I sin phi, रिएक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, तो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव जिसको kVAR और MVAR भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि क्यों, क्या है आपकी जो नींद है, स्लीप है आपकी, ना ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, प्रॉपर नींद होना चाहिए। अगर आपका रिएक्टिव पावर अगर मैक्सिमम से ज्यादा हो गया, मतलब एक्सेस रिएक्टिव पावर का मतलब, अभी थोड़े जितने भी एग्जांपल देखे इसका मतलब क्या है, एक्सेस फ्लक्स लिंकअप टू द कोर, एक्सेस फ्लक्स लिंकअप टू द कोर। ठीक है, कोर से क्या होगा, एक्सेस रिएक्टिव पावर का मतलब एक्सेस फ्लक्स लिंकअप टू द कोर, और एक्सेस फ्लक्स लिंक करेगा अगर कोर से तो क्या प्रोड्यूस होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एडी करंट। ठीक है, ऑलरेडी मैं ट्रांसफार्मर में मशीन के चैप्टर में बता चुका हूं एडी करंट क्या होता है। एडी करंट प्रोड्यूस होने की वजह से कोर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करा तो क्या होगा, हीटिंग होगा तो क्या हो जाएगा, इंसुलेशन ब्रेकडाउन या थर्मल ब्रेकडाउन या फिर इंसुलेशन ब्रेकडाउन। और इसी तरह अगर आगे चलता रहा और हम लोग यहां पर एक्सेस रिएक्टिव पावर लेते रहे, एक्सेस फ्लक्स लिंकअप होता रहा, एडी करंट ज्यादा होगा, टेम्परेचर और ज्यादा होगा, हीटिंग और ज्यादा होगी, और ये ब्रेकडाउन अगर हो गया
तो बॉडी ऑफ द मशीन और इंसुलेशन के कंडक्टर के बीच में, ये कंडक्टर है और ये जो रेड कलर का दिख रहा है दैट इज इंसुलेशन। तो बॉडी ऑफ द, ये कोर है हमारा, बॉडी ऑफ द मशीन, कोर ऑफ द मशीन या फिर बॉडी ऑफ द मशीन और कंडक्टर्स के बीच में क्या होगा, डेड शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से किसी भी हालत में हमको रिएक्टिव पावर की जरूरत नहीं होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, मैक्सिमम के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, मैक्सिमम से कम ही रहेंगे, जो भी रेंज रहेगी उसी के अंदर रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें रिएक्टिव पावर सिर्फ और सिर्फ उतना ही चाहिए जिससे कि हमारा एक्टिव का काम हो जाए। ठीक है, ट्रांसफार्मर के केस में हमारा आगे सेकेंडरी साइड ट्रांसफर हो जाए एक्टिव पावर, मोटर के केस में हमारा ट्रांसफर हो जाए रिस्पेक्टिव एनर्जी में, चाहे वो मैकेनिकल हो या दूसरा जो भी रिस्पेक्टिव हो। ठीक है, मोटर के केस में उल्टा भी हो सकता है, सॉरी जनरेटर के केस में अगर बात करें मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तो हमें सिर्फ फ्लक्स एक्साइटेशन उतना चाहिए जितना कि हमारा रिक्वायर्ड इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो जाए, और हमारा ट्रांसमिशन में उतना ही चाहिए जिससे कि हमारा एक्टिव पावर फ्लो हो जाए। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी, तो हमेशा रिएक्टिव पावर आपको क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम से कम ही रखना है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड केस की, तो और सिंपल है, Q लेस देन Q मिनिमम। जब ये हो, क्योंकि पूरी की पूरी जो नींद है, आपका जो अगला दिन है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि आपको रात में आप सो पा रहे हैं या नहीं सो पा रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर मिनिमम से आपका जो नींद है 6 घंटे का और मान लो मिनिमम 3 घंटा है, तो उससे कम और हो जाए, 1 घंटा ही हो जाए, तो आप अगले दिन काम नहीं कर पाएंगे। मतलब एक्टिव पावर का कोई सेंस नहीं है, अगले दिन का कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब अगर Q मिनिमम से कम हो जाएगा तो अनवांटेड ऑसिलेशंस झपकी आती रहेगी काम करते हुए, अनवांटेड ऑसिलेशंस, और जिसके कारण क्या होगा, सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। ठीक है, तो लाइकवाइज जैसा कि एक्टिव पावर के साथ था, ऐसा ही हमारा रिएक्टिव पावर के साथ में। तो इसके लिए भी क्या है, एक सर्टेन रेंज है रिएक्टिव पावर के लिए भी। तो एट दिस नोट हमारा रिएक्टिव पावर खत्म होता है। फॉर्मूलेज, यूनिट्स इनका पता होना चाहिए। फिजिकल सेंस आपको मैंने बता दिया है। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर बहुत काम की चीज है, और दोनों का रेंज वैसे ही जैसा हमारा बॉडी क्या है, ना हम लोग ज्यादा जग सकते हैं, ना ही बहुत एक्सेस में हम सो सकते हैं। दोनों ही हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ऐसे ही हमारे पावर सिस्टम के लिए ना ही बहुत ज्यादा एक्टिव पावर, ना ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव पावर, एक मिनिमम, मतलब कि अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 70% एक्टिव पावर और 30% रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर सोना सिर्फ इसलिए है ताकि हमारी बॉडी वापस रीगेन कर सके हमारी ओरिजिनल एनर्जी, ताकि अगले दिन का हम काम कर सके। बट इसलिए नहीं सोना है कि सोने के लिए सोना है, 18 घंटे सो गए। ठीक है, इसीलिए रिएक्टिव पावर की उतनी ही जरूरत है जितनी हमें एक्टिव पावर परफॉर्म करना है। ठीक है, क्योंकि असली रेवेन्यू किससे जनरेट हो रहा है, एक्टिव पावर से। तो एक्टिव पावर से ही हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, चाहे हम लोग हमारे एग्जांपल की बात करें या पूरा जो सिस्टम है, आपका जो एनर्जी मीटर है, उसमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर की वजह से आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कॉम्प्लेक्स पावर के साथ।